8 मार्च 2014 लगभग रात के 12:42 हो रहे हैं। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 टेक ऑफ करती है कुआलालंपुर से, जिसको बीजिंग में अपनी डेस्टिनेशन पूरी करनी थी। इस फ्लाइट में तकरीबन 227 पैसेंजर बैठे हैं और 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 2 पायलट इस फ्लाइट को उड़ाने लग रहे हैं, जिसमें कैप्टन ज़ारी अहमद शाह जो कि 53 साल के हैं और वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पायलट हैं मलेशिया एयरलाइन के, और दूसरी तरफ ऑफिसर फारिक हामिद जो कि 27 साल के हैं। ये फ्लाइट इनके लिए एक ट्रेनिंग फ्लाइट होने वाली है और इस फ्लाइट को कंप्लीट करने के बाद ये पूरी तरीके से सर्टिफाइड हो जाएंगे एक पायलट बनने के लिए। ये फ्लाइट करीब 20 मिनट तक उड़ान भरती है बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, और रात के 1:08 पर मलेशिया कोस्टलाइन को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाती है वियतनाम के डायरेक्शन में। कैप्टन जहरी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट है और सब कुछ नॉर्मल है। इसके करीब 11 मिनट बाद एरोप्लेन पहुंचता है वियतनाम के एयर ट्रैफिक जूरिडिक्शन के अंदर। इस वजह से कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक वाले रेडियो पर कहते हैं और फ्लाइट में बैठे ज़ारी मलेशिया एयरलाइंस को जवाब देते हैं, और ये आखिरी बार होता है कैप्टन ज़ारी द्वारा। इसके बाद मलेशिया एयरलाइन का ये एरोप्लेन MH370 अचानक से रडार से गायब हो जाता है। MH370 वियतनाम में एंटर करने के 30 सेकंड बाद रडार से गायब हो जाता है। उस समय रात के तकरीबन 1:21 हो रहे थे और कुआलालंपुर एयरलाइन इसको नोटिस नहीं करता है, क्योंकि MH370 वियतनाम में एंटर करते ही कुआलालंपुर के रडार की रेंज से जा चुका है और वियतनाम के रडार में एंटर कर चुका है। इसी कारण कुआलालंपुर एयरलाइन इस बात पर ज्यादा नोटिस नहीं करती है। लेकिन दूसरी तरफ वियतनामी एयर ट्रैफिक ये नोटिस करता है कि MH370 उनके रडार में कुछ समय के लिए रहने के बाद अचानक से गायब हो गया है, और वियतनामी एयर ट्रैफिक बार बार MH370 से कम्युनिकेट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कम्युनिकेट MH370 से नहीं हो पा रहा था। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए वियतनामी एयर ट्रैफिक 18 मिनट बाद कुआलालंपुर को MH370 की अचानक से गायब हो जाने की घटना को बता देते हैं, और कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक इस घटना को सुनने के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इमरजेंसी रिस्पांस के लिए कहता है, और 4 घंटे के बाद 6:32 पर सर्च टीम बुलाई जाती है MH370 को सर्च करने के लिए। ये वो समय था जब MH370 को बीजिंग में सेफ लैंडिंग कर जानी चाहिए थी, लेकिन MH370 का कोई भी अता पता नहीं था। सर्च टीम साउथ चाइना सी पर सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करती है, क्योंकि प्लेन मलेशिया से बीजिंग की ओर जा रहा था और बीच में वियतनाम और साउथ चाइना सी पड़ते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑपरेशन साउथ चाइना सी में कराया जाना था। और इस सर्च ऑपरेशन में 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट 7 अलग अलग देशों के इस प्लेन को ढूंढने में लग जाते हैं। ये सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन था, लेकिन इतने बड़े सर्च ऑपरेशन को कंडक्ट करने के बाद MH370 का कोई भी अता पता नहीं था। पर करीब 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 को खबर निकलती है कि ये प्लेन सिविलियंस रडार से गायब हो चुका था, लेकिन इस प्लेन को मिलिट्री रडार में लास्ट बार देखा गया है। मिलिट्री रडार के अकॉर्डिंग ये प्लेन बीजिंग की उल्टी तरफ मलेशिया के पास होते हुए अंडमान निकोबार की ओर बढ़ रहा था। इस न्यूज को सुनने के बाद लिटरली हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन प्लेन का अभी भी कोई अता पता नहीं है। इस न्यूज के आने के कुछ दिन बाद हमें एक नया सबूत मिलता है सैटेलाइट डाटा से। बताया जाता है कि MH370 ऑटोमेटिकली एक सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्लेन ने इस सैटेलाइट से लॉगिन करने की कोशिश की थी, ना कि कोई लोकेशन डाटा ट्रांसफर किया था, जिससे सिर्फ सैटेलाइट को इतना ही पता था कि MH370 ने उसके साथ कनेक्ट करने लॉगिन करने की कोशिश की है और कुछ नहीं। इतना ही डाटा सिर्फ सैटेलाइट के पास था, लेकिन इतना ही डाटा काफ़ी था प्लेन की लोकेशन को फाइंड करने के लिए। और कुछ साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर ने मिलकर सैटेलाइट की हेल्प से प्लेन की लास्ट लोकेशन को फाइंड करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि जब प्लेन ने सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश की होगी, तब सैटेलाइट का एंटीना घूमकर
प्लेन को डिटेक्ट किया होगा। इसी सैटेलाइट एंटीना के एंगल पाथ को कैलकुलेशन करके ये अंदाजा लगाया गया कि ये एरोप्लेन आखिर कहाँ हो सकता है, लेकिन इस सैटेलाइट लोकेशन से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई जा सकती थी। पर यह दावा किया जा सकता था कि ये आपको ये सर्कल दिख रहा होगा व्हाइट कलर का, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर MH370 हो सकता है। लेकिन ये सर्कल इतना बड़ा है कि इसमें आराम से 4-5 देश आसानी से समा जा सकते हैं। और MH370 ने 7 बार सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। ये शायद व्हाइट लाइन जो आपको दिख रही है, ये थी 7 बार कम्युनिकेशन करने की प्लेन और सैटेलाइट के बीच। इन्हें सैटेलाइट हैंडशेक करके बुलाया गया। हर सर्कल पर टाइमलाइन दिया हुआ है कि किस टाइम पर प्लेन ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी सैटेलाइट से। लेकिन लास्ट 7 सर्कल लेटेस्ट टाइम बताता है प्लेन और सैटेलाइट के बीच, और प्लेन इस सर्कल में हो सकता है और इसके बाहर भी, क्योंकि प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की थी, ना कि कोई एग्जैक्ट डाटा लोकेशन शेयर किया था। साइंटिस्टों ने कैलकुलेशन की प्लेन की स्पीड और फ्यूल लिमिट को देखकर, जिससे इन साइंटिस्टों ने दावा किया कि प्लेन इस सर्कल के 7th आर्क में हो सकता है, जिसको नाम दिया गया द 7th आर्क। इस 7th आर्क की लोकेशन में काफी सर्च ऑपरेशन चलाए गए, लेकिन इन ऑपरेशन को बंद करना पड़ा क्योंकि प्लेन क्रैश हुआ था तो लिटरली वो तैर तो नहीं रहा होगा, वो डूब गया होगा। इसी कारण सारे समुद्र के ऊपर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, उनको बंद कर दिया गया और डीप ओशन सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर शुरू हुआ दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। ये ऑपरेशन महीनों सालों तक चला, लेकिन प्लेन का कोई भी अंश अभी तक सर्च टीम को नहीं मिला। 3 साल बाद 160 मिलियन स्पेंड करने के बाद इस मिशन को बंद करना पड़ा। ये मिशन एक फेलियर मिशन रहा। इस फ्लॉप मिशन को बंद करने के कुछ समय बाद जुलाई 2015 को एक ऐसी न्यूज आती है जो लोगों का दिमाग हिला कर रख देती है। इस न्यूज में बताया जाता है कि एक डेवरी फ्लैट नामक एक ओशन में जहां एक आइलैंड था, वहां प्लेन का फ्लैपरोन पाया गया है। और ये फ्लैपरोन देखकर लगता है कि ये प्लेन एक बोइंग 777 का है। शॉकिंग की ये बात है कि MH370 भी एक बोइंग 777 था, और लोगों के बीच ये विश्वास हो गया कि हाँ, MH370 कहीं समुद्र में जाकर क्रैश कर गया है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि ये फ्लाइट क्रैश कर गई? इस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच काफी सारी कंस्पिरेसी थ्योरी बनी, जिसमें से 3 कंस्पिरेसी थ्योरी रियल इंसिडेंट बताती है कि आखिर क्या हुआ था 8 मार्च 2014 की इस रहस्यमय रात को। पहली थ्योरी थी कैप्टन जारी शाह को लेकर। उनके बारे में पब्लिकली यह कहा गया कि कैप्टन जारी शाह ने जानबूझकर प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को डिसेबल किया और प्लेन को समुद्र में जाकर क्रैश कर दिया। पर यहाँ ये सोचना जरूरी है कि कोई पायलट ऐसा क्यों करेगा और वो अपनी जानबूझकर जान क्यों लेगा, और आखिर क्यों कैप्टन जारी शाह पर यहाँ उंगलियां उठाई जा रही थी। इसको लेकर कुछ आर्गुमेंट्स थे जिससे कि लोग कैप्टन जारी शाह के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे। पहला पॉइंट ये है कि 180 डिग्री का टर्न लिया है एरोप्लेन ने वियतनाम से उल्टी तरफ, मलेशिया की तरफ। ये कभी भी एरोप्लेन का ऑटो पायलट कभी खुद से नहीं कर सकता है। इसको करने के लिए एक ट्रेन पायलट चाहिए, जो कि कैप्टन जारी शाह वहाँ मौजूद थे और लोगों ने उन पर ही उंगलियां उठाना शुरू कर दी। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस प्लेन को मलेशिया और थाईलैंड दोनों को बीच उनकी बॉर्डर के ऊपर से उड़ाया गया, जिससे ये प्लेन दोनों में से किसी के भी रडार में विजिबल ना हो। लेकिन इस प्लेन को आर्मी के रडार ने विजिबल कर लिया था। इसको लेकर कहा जाता है कि जानबूझकर यह स्टंट किया गया था। और तीसरा पॉइंट बहुत ही ज्यादा नजदीक था कैप्टन जारी शाह को लेकर। कहा जाता है कि कैप्टन जारी शाह पर खुद का एक फ्लाइट सिमुलेटर था, जिस पर कैप्टन जारी शाह ने एक पाथ ड्रॉ किया हुआ था गेम खेलने के लिए, पर वो पाथ वहीं होकर गुजरता था जहां MH370 एक्चुअल में होकर गुजरा था। आपको ये सब सुनकर इस थ्योरी पर विश्वास होने लग रहा होगा, पर ये थ्योरी टोटली डिनाई बताई जाती है, बिकॉज इस सर्च ऑपरेशन के ऑफिशियल इंचार्ज उन्होंने इस थ्योरी को डिनाई किया है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो पायलट कैप्टन जारी शाह के व्यवहार में कुछ बदलाव देखने को मिलता, लेकिन उनके व्यवहार में पिछले कुछ दिनों में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं देखा गया। उनके फैमिली से पूछा गया तो उनकी फैमिली ने बताया कि वो खुश थे अपनी फैमिली से और उनके दोस्तों से भी, जिसके कारण इस थ्योरी को डिनाई किया गया। इसके बाद आती है सेकंड थ्योरी, प्लेन हाईजैक। इस थ्योरी को लेकर माना जाता है कि प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश की गई होगी उस प्लेन में बैठे किसी एक पैसेंजर के द्वारा। लेकिन यहाँ एक पैसेंजर नहीं, यहाँ 2 पैसेंजर थे। पहले का नाम था पूरिया नूर मोहम्मद मेहदद और दूसरे का नाम दिलावर सैयद मोहम्मद दिरेला।
ये दोनों एक ईरानी बंदे थे। इन दोनों पर शक इसलिए किया गया कि ये दोनों फेक पासपोर्ट से ट्रेवल करने लग रहे थे MH370। एक के पास एक इटालियन बंदे का चुराया हुआ फेक पासपोर्ट था और दूसरे के पास ऑस्ट्रेलियन बंदे का चुराया हुआ फेक पासपोर्ट था। ये दोनों पासपोर्ट थाईलैंड में चुराए गए थे। कहा जाता है कि ये दो बंदे इन चोरी के पासपोर्ट से यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते थे, एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते थे। इनका प्लान था पहले ये मलेशिया से बीजिंग की फ्लाइट पकड़ेंगे और फिर बीजिंग से यूरोप की, पर इनके प्लान में पानी फिर गया क्योंकि ये प्लेन गुमनाम हो गया। इस प्लेन हाईजैक थ्योरी को भी रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इन दोनों बंदे पर कोई भी टेररिस्ट का कैसा भी किसी प्रकार का केस नहीं था। ये सिर्फ चुराए हुए पासपोर्ट से यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते थे, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते थे और कुछ नहीं। इस सच को इंटरपोल ने भी बताया है। दे आर नॉट प्रोबेबल टेररिस्ट। इसके बाद आती है तीसरी और सबसे सटीक थ्योरी। मेरे हिसाब से ये सटीक थ्योरी नहीं है, पर आप सुनो, आपको कैसे लगती है बताना। इस थ्योरी को लेकर कहा जाता है कि प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण प्लेन में पैसेंजर सहित सारे क्रू मेंबर और पायलट बेहोश हो गए थे। प्लेन खुद ब खुद ऑटो पायलट में चलने लग रहा था और प्लेन के अंदर वियतनाम में जाते ही कोई मेल फंक्शनिंग हुई होगी, जिसके कारण प्लेन ने 180 डिग्री का टर्न लिया और मलेशिया की ओर बढ़ा और मलेशिया की तरफ से भी उसने एक टर्न लिया और सीधे जाकर समुद्र में क्रैश कर गया जब तक उसका फ्यूल खत्म नहीं हुआ। कैसे ऑक्सीजन की कमी एरोप्लेन में हुई, इसको लेकर भी लोगों के द्वारा कई थ्योरीज हैं, जिनमें से मैं आपको बता दूं। कोई कहता है कि प्लेन में हाईजैकर के द्वारा जानबूझकर प्लेन में ऑक्सीजन की कमी की गई और कोई कहता है कि प्लेन के कॉकपिट में इलेक्ट्रिकल फेलियर हो जाने के कारण ऑक्सीजन कमी हुई और प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन रियल जो इंसिडेंट हुआ था इस MH370 फ्लाइट के साथ वो ये था कि जैसे ये प्लेन वियतनाम एयर स्पेस के अंदर आया होगा, पायलट ने नोटिस किया होगा कि कहीं ना कहीं प्लेन के अंदर मेल फंक्शनिंग होने लग रही है, जिसके कारण पायलट अपना दिमाग चलाता है और प्लेन को वापस मोड़ लेता है मलेशिया की तरफ 180 डिग्री टर्न देकर। जैसे ही प्लेन मलेशिया की ओर बढ़ रहा था तब प्लेन में भयंकर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट हुआ होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी हो गई और सारे प्लेन में बैठे लोग बेहोश हो गए और प्लेन पूरी तरीके से ऑटो पायलट पर निर्भर हो गया और मलेशिया से कट लेकर वो सीधा चले गया ओशन की तरफ, जहां उसका फ्यूल खत्म हुआ होगा और प्लेन क्रैश कर गया होगा। ये थी बात MH370 की मिस्ट्री की और अब तक 2024 में MH370 के 29 आइटम खोजे जा चुके हैं और इन सब सर्च आइटमों को सर्च करने का क्रेडिट जाता है रिचर्ड गॉडफ्रे को। इन्होंने इन आइटम को खोजा और दुनिया के सामने उजागर किया और इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर उधर देखना। आपको वहां पर MH370 से रिलेटेड सारी की सारी थ्योरी वहां आपको मिल जाएगी। तो ये थी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।